अच्छा जी, तो हम लास्ट क्लास से वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने मार्केट फेलियर वाले सेगमेंट को जो है वो एंड कर दिया था। तो अब जो है हम बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके पेपर में 2 4 6 मार्क के नॉर्मली सवाल आते हैं, और वो सवाल ऐसे होते हैं जो कि बच्चे नॉर्मली छोड़ देते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि इग्नोर किए जाते हैं। और मैं हर चीज़ टारगेट कर रहा हूँ सिलेबस की, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं मोबिलिटी भी डिस्कस करूंगा, मैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जब हम बेसिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर जो आपसे वो पूछेगा ना, वो ये पूछेगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहला बेसिक सवाल इस टॉपिक से ये आता है कि यार इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझा दो क्या होती है। तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, पर उनको पूरा करने के लिए जो हमारी औकात होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। इसका मतलब हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। और इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो इसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में हमेशा एक शॉर्टफॉल फेस करते हैं, और जिसको बोला जाता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, कि आप अपनी सारी वांट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। और फिर इस शॉर्टफॉल की वजह से हमें हमेशा जिंदगी में चॉइस करनी पड़ती है। और चॉइस हमेशा याद रखना दो चीजों में से होती है। अगर आपके पास 1000 ऑप्शंस भी होंगे ना, तो आप 1000 में से कोई एक सेलेक्ट नहीं करोगे, उन 1000 ऑप्शंस को दो बेस्ट ऑप्शंस में नैरो डाउन करोगे, और उन दो बेस्ट ऑप्शंस में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप चॉइस करते हो, तो चॉइस करते हुए जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, क्योंकि आपने दो बेस्ट ऑप्शंस को नैरो डाउन कर दिया है, तो अगर आप एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन आप छोड़ दोगे, तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन वाला सिनेरियो फिर यहां पर आपके पास आ जाता है। और जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो आप एक सेलेक्ट करके दूसरा छोड़ देते हो, तो वो जो दूसरा छोड़ा हुआ प्रोडक्ट होता है ना, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? दी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जब आप कोई चॉइस करते हो। अब यहां पर आपको एक और चीज समझ आ जानी चाहिए कि जब मैं यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करता हूं, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे इनपुट्स होते हैं, या मैं दूसरे लफ्जों में इसको बोल सकता हूं FOP, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो चीजें होती हैं जिसके बगैर प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। और आपका सबसे पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपसे वो पेपर में नॉर्मली टेस्ट करता है, वो होता है लैंड। जब हम लैंड की बात करते हैं, तो जमीन की सारी ऊपर की चीजें और जमीन की सारी अंदर की चीजें, अगर वो नेचुरली हमें गिफ्टेड हैं, तो वो सारी लैंड की कैटेगरी में आ जाती हैं। और नॉर्मली जो है वो पेपर में एग्जाम्पल इसकी इस्तेमाल कर रहा होता है फार्म लैंड की। और हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स में जो लैंड की पेमेंट है वो रेंट है। वाइल्ड लाइफ भी आपका रेंट का लैंड का पार्ट है, आपका ऑयल भी लैंड का पार्ट है, आपका कोल भी लैंड का पार्ट है। ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमें लैंड की कैटेगरी में गिर जाती हैं। फिर जब हम यहाँ पर लेबर की बात करते हैं, तो हमारा लेबर जो है वो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाता है। और ये बेसिकली होता है फिजिकल या मेंटल एफर्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो एक इंसान की यहाँ पर बात हो रही है, एक ह्यूमन की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर इसकी मिसाल जो है वो आप टीचर की लिख सकते हो पेपर में। और लेबर की पेमेंट में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट आता है इकोनॉमिक्स में। बच्चे अक्सर जो है ना वो सैलरी लिख के आ जाते हैं। लेबर की पेमेंट इकोनॉमिक्स में सैलरी नहीं होती, लेबर की पेमेंट होती है वेजेस। तो हमेशा याद रखना, पेमेंट या रिवॉर्ड फॉर लेबर इज वेज। एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि आपके पेपर में बहुत कॉमनली आएगा, वो आएगा कैपिटल। और ये एक ऐसा वाहिद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जहां पर बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं। जब मैं कैपिटल की बात करता हूं ना, तो कैपिटल इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। बच्चे अभी भी मैन मेड रिसोर्स लिखते हैं। मैन मेड रिसोर्स का वर्ड अब पेपर में इस्तेमाल नहीं होता, ह्यूमन मेड रिसोर्स का वर्ड इस्तेमाल होता है। हर इंसानी बनाई हुई चीज जो है वो यहाँ पर कैपिटल होती है। और एक स्पेशल लाइन आपको कैपिटल डिफाइन करते हुए लिखनी होती है, इट अराइजेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ, इट अराइजेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वाहिद ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो लेबर बना रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल ऐसा वाहिद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो किसी दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अपने को मिल रहा होता है। एक और चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि हर इंसानी बनाई हुई चीज कैपिटल नहीं होती। कैपिटल की डेफिनेशन मीट करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैपिटल दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो बनाते हैं, इंसानी बनाई हुई चीज तो है, पर हर इंसानी बनाई हुई चीज कैपिटल नहीं होती। कैपिटल की कैटेगरी मीट करने के लिए आपको मजीद प्रोडक्शन करना पॉसिबल होना चाहिए। जैसे हमारे पास अभी हमारे घर पे जितनी भी आसपास चीजें हैं वो कैपिटल नहीं है, वो कंज्यूमर गुड्स हैं। तो कैपिटल गुड्स की जब हम बात करते हैं, तो कैपिटल गुड्स दूसरे गुड्स बनाते हैं।
सही है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ना थोड़ी क्लियर इस्तेमाल करनी है। आप यहाँ पर मशीन्स की एग्जाम्पल यूज करो, आप यहाँ पर इक्विपमेंट की एग्जाम्पल यूज करो, यहाँ पर आप टूल्स की एग्जाम्पल यूज करो जो दूसरी चीजें भी बना सकती हैं। और हमेशा याद रखना कैपिटल की जो पेमेंट या रिवॉर्ड होता है वो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अजम्पशन ये होती है कि जितना भी कैपिटल एक बिजनेस के पास है वो बैंक के थ्रू आ रहा है, और जब आप बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसकी पेमेंट क्या होती है? इंटरेस्ट। इसी तरीके से सबसे लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज एंटरप्राइज, या एंटरप्रेन्योर का भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, ये होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एक इंसान की रिस्क टेकिंग एबिलिटी, पहाड़ से कूदने का रिस्क नहीं है, रिस्क यहाँ पर ये धंधा खोलने का। धंधा खोल रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूं अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और कंबाइन करके एक बिजनेस खोल रहा हूं, तो नुकसान भी हो सकता है, तो रिस्क ऑफ अ लॉस। ये आपकी बता रहा होता है मैनेजमेंट स्किल्स, ये स्किल सेट होता है जो कि एक बंदे के पास होता है। और क्या एंटरप्राइज का काम होता है? एंटरप्राइज का काम होता है डे टू डे बिजनेस के डिसीजंस लेने का, एंटरप्राइज का काम होता है बिजनेस की ग्रोथ का। तो ये सारे डिसीजंस एंटरप्राइज लेता है। तो यहाँ पर जो आपकी एग्जांपल आ जाती है वो ओनर की आ जाती है। और हमेशा याद रखना एंटरप्राइज कभी भी किसी पेमेंट के लिए काम नहीं कर रहा होता, वो रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा होता है, और उसका रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सवाल 4, 6, 2 मार्क में बहुत आते हैं। जब भी कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन करने के लिए पेपर में आ जाए, पास्ट पेपर की चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, तो आप जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करोगे, उसकी एक मिसाल दोगे, और साथ में उसका पेमेंट या रिवॉर्ड देना है। पेमेंट या रिवॉर्ड एक ही बात होती है। क्लियर है ये चीज? ये 3 चीजें लाजमी बतानी है। डिफरेंस का सवाल आ जाए दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, तब भी ये बताना है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से वापसी कंटिन्यू कर रहा हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ये तो है फॉरगॉन। पर मैंने आपको ये क्लास में फिर बताया था कि अगर मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरे पास गुड वाई है और गुड एक्स है, मैंने नैरो डाउन कर दिया 2 बेस्ट ऑप्शंस में, मैंने गुड वाई को सेलेक्ट कर लिया, तो गुड एक्स मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पर गुड एक्स से जो बेनिफिट मिल सकता था वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर नहीं पढ़ा रहा होता तो शायद मैं सो रहा होता। अगर मैं सो रहा होता तो मुझे जो आराम मिल जाता, तो बेनिफिट मुझे मिलता आराम करने से, रेस्ट लेने से, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज आप फॉरगो कर रहे होते हो ना, उस चीज का बेनिफिट आप फॉरगो कर रहे होते हो। तो हमेशा इस चीज का याद रखना, द बेनिफिट फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए। पर अगर आप पेपर में द बेनिफिट फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, पर अगर आप पेपर में सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन भी लिख देते हो, आपको वो 2 मार्क दे देगा। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट फेस कर रहे होते हैं। हमेशा एक चीज याद रखना, जो लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट फेस करते हैं उनको बोला जाता है इकोनॉमिक एजेंट्स। और आपके इकोनॉमिक एजेंट्स में जो सबसे पहला इकोनॉमिक एजेंट आता है वो आपका आता है कंज्यूमर। जब मैं कंज्यूमर की बात कर रहा होता हूं तो कंज्यूमर को डिसीजन लेना होता है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। तो कंज्यूमर जो है वो डिसीजन ले रहा होता है कंजम्पशन डिसीजंस के। और जब कंजम्पशन डिसीजंस के वो कंजम्पशन डिसीजंस जब वो ले रहा होता है, तो वो इस बेसिस पे ले रहा होता है कि उसके पास पैसा भी लिमिटेड होता है और उसके पास टाइम भी लिमिटेड होता है। तो उसको कम टाइम में और कम पैसों में अपने कंजम्पशन के डिसीजंस लेने होते हैं। और हमने एक मिसाल इसकी पेपर में पढ़ी थी कि मैं जो है वो गुड एक्स या गुड वाई में से जो है वो सिलेक्शन कर रहा हूँ, और जब मैं गुड एक्स को बढ़ाऊंगा तो गुड वाई विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जब मैं गुड वाई को बढ़ाऊंगा तो गुड एक्स विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो चीज कम हो रही होती है, जो चीज छोड़ रहे होते हैं, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहां पर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, यहां पर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है। अगर गुड एक्स बढ़ाऊंगा तो गुड वाई कम करना पड़ेगा, गुड वाई बढ़ाऊंगा तो गुड एक्स कम करना पड़ेगा। तो ये मेरी सिलेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। 4 मार्क का बेसिक सवाल आता है, आपकी कॉपी में ऑलरेडी होगा। इसी तरीके से फिर एक हमने क्वेश्चन किया था प्रोड्यूसर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। प्रोड्यूसर को डिसीजन लेने होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन डिसीजंस। जब प्रोडक्शन डिसीजंस की बात करता हूं तो प्रोड्यूसर को बहुत केयरफुली डिसाइड करना होता है कि यार मुझे कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए या मुझे कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि दोनों गुड्स होते क्या हैं। जब मैं कैपिटल गुड्स की बात करता हूं तो कैपिटल गुड्स जो है वो एक कंट्री की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर आपकी मिसाल आ जाती है मशीन्स की, यहाँ पर आपकी मिसाल आ जाती है टूल्स की, यहाँ पर आपकी मिसाल आ जाती है इक्विपमेंट की। पर जब मैं कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहा हूँ तो कंज्यूमर गुड्स 2 तरह के होते हैं, एक ड्यूरेबल होता है और एक नॉन ड्यूरेबल होता है। जब मैं ड्यूरेबल की बात करता हूँ तो ये एक
से ज्यादा बार इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप पेपर में टीवी की दे सकते हो। और जो नॉन ड्यूरेबल आपके होते हैं वो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं हो सकते। नॉर्मली ये फूड आइटम्स होते हैं या डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कंज्यूमर गुड्स हमारे पास होंगे उतना ज्यादा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। क्लियर है ये चीज? अब मसला क्या आता है, एक मिसाल मैं यहां पर आपको दे रहा हूं और उससे उसके थ्रू हम एक और अपनी चीज कवर करेंगे। एक मसला ये होता है कि शॉर्ट रन में ना एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है। शॉर्ट रन में एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है कि उसको अपने रिसोर्सेज कहाँ पर लगाने, कैपिटल गुड में लगाने या कंज्यूमर गुड में लगाने। तो लेट से मैं कहता हूं कि एक प्रोड्यूसर ने क्या करा कि कैपिटल गुड में इतने रिसोर्सेज नहीं लगाए। अगर वो कैपिटल गुड में इतने रिसोर्सेज नहीं लगाता, इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म में एक कंट्री का पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी कैपिटल गुड नहीं बना रहे तो फ्यूचर में आपके पास जो है वो कैपिटल गुड्स कम होंगे। और क्योंकि फ्यूचर में आपके पास कैपिटल गुड कम होंगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड भी कम हो जाएगा फ्यूचर में। ये फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि कैपिटल गुड से ही कंज्यूमर गुड बन रहा होता है। इसका मतलब अगर शॉर्ट रन में मैं कम कैपिटल गुड्स बनाता हूं, कम रिसोर्सेस लगाता हूं, इसका मतलब फ्यूचर में कंज्यूमर गुड भी कम होगा, कैपिटल गुड भी कम होगा। और शॉर्ट रन में अगर मैं कैपिटल गुड पे कम रिसोर्सेज लगा रहा हूं तो मैं कंज्यूमर गुड में ज्यादा लगा रहा हूं। इसका मतलब शॉर्ट रन में आपकी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ आ गया। ट्रेड ऑफ यहाँ पर क्या आया? इस ट्रेड ऑफ को बोला जाता है शॉर्ट टर्मिनिज्म। इस ट्रेड ऑफ को क्या बोलते हैं? इस ट्रेड ऑफ को बोला जाता है शॉर्ट टर्मिनिज्म। एंड शॉर्ट टर्मिनिज्म इज अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। क्योंकि अगर आप शॉर्ट रन में अपनी कंट्री के रिसोर्सेज कैपिटल गुड पे नहीं लगा रहे हो और आप कंज्यूमर गुड पे लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपकी कंट्री का नुकसान हो रहा है। तो शॉर्ट टर्मिनिज्म का मार्केट फेलियर क्या है? शॉर्ट टर्मिनिज्म का मार्केट फेलियर ये होता है कि जब आप शॉर्ट रन में कम रिसोर्सेज कैपिटल गुड पे लगाओ, ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड में लगाओ, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपकी कंट्री का पोटेंशियल कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में जो है वो आपकी कंट्री को नुकसान हो रहा होता है। तो शॉर्ट टर्मिनिज्म इज अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। एंड ऑब्वियसली अगर मैं कंज्यूमर गुड ज्यादा बना रहा हूं तो कैपिटल गुड जो मैं नहीं बना रहा, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म में आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा, आपके कैपिटल गुड्स कम होंगे तो फिर कंज्यूमर गुड्स भी और कम हो जाएंगे। तो फ्यूचर में आपका पोटेंशियल भी कम हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, एक कंट्री को हमेशा ये चाहिए कि वो शॉर्ट रन में कैपिटल गुड ज्यादा बनाए और कंज्यूमर गुड कम बनाए। पर ऐसा उल्टा होता है जिसकी वजह से दिस लीड्स टू मार्केट फेलियर। आपका एक और इकोनॉमिक एजेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कौन सा है? गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट, बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गवर्नमेंट को भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं और डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। सही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो लिमिटेड बजट पे काम कर रहा होता है। गवर्नमेंट हमारे टैक्स रेवेन्यू के ऊपर काम कर रहा होता है। जितना भी हमारा टैक्स रेवेन्यू है वही हम पे लगा रहा होता है। तो लेट से मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि यार मैं एक स्कूल बना लूं या मैं एक हॉस्पिटल बना लूं। अगर मैं स्कूल बनाऊंगा तो मुझे हॉस्पिटल को छोड़ना पड़ेगा, तो दिस इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने क्लास में पढ़ते हुए जो एग्जाम्पल ली थी वो कौन सी ली थी, याद है? हमने क्लास में पढ़ते हुए एग्जाम्पल ली थी पब्लिक गुड्स वर्सेस डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री को सब्सिडी देना। याद है ये चीज? सही है। इसके ऊपर हमने एक आंसर भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर हमने एक आंसर भी लिखा हुआ है और मैंने आपको ये बताया था, अगर मैं कैपिटल गुड ज्यादा बनाता हूं तो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और मैं क्या क्या चीजें फॉरगो कर रहा हूँ, मैं क्या क्या चीजें फॉरगो कर रहा हूँ। मैं जो है एक अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा हूँ। ये इंडस्ट्री जो है वो मुझे टैक्स रेवेन्यू देती थी, वो भी अब नहीं मिलेगा। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है आपकी कंट्री का ट्रेड जो है वो डेफिसिट हो जाए, क्योंकि अगर ये एक्सपोर्ट करता होगा तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। इसका मतलब जो चीज आप फॉरगो कर रहे हो वो ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा था। और इसी के थ्रू फिर मैंने आपको इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कि हल्का सा पब्लिक गुड बढ़ाने के लिए आप इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। तो यहां से फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया था कि जब एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज बहुत ज्यादा से गिर जाए तो फिर इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद है ये चीज? इसको कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर उसके अलावा आपका जो एक और इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि हमने क्लास में खाली इसके ऊपर बात करी थी और लिखा नहीं था, वो होता है वर्कर्स। अब ये जरा सुनना। देखो जब मैं वर्कर की बात कर रहा हूँ ना तो वर्कर के पास दो ऑप्शन है, या तो काम करेगा या तो घर पे आराम करेगा, जिसको कहते हैं लेजर। अगर वो वर्क करता है तो उसका लेजर टाइम जो है वो जाया हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं काम करता हूं तो मेरा लेजर कम हो रहा है। क्लियर है ये चीज? या एक और मिसाल पेपर में आप दे सकते हो। जैसे एक सवाल आप पेपर में आया था, आपको शायद याद हो, टीचर
वर्सेस एक्टर। अगर फॉर एग्जाम्पल आज एक बंदा एक्टर बनता है, लेट्स से, या लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक बंदा टीचर बन रहा है, सही है। अगर एक बंदा टीचर बन रहा है, अगर एक बंदा सेलेक्ट करता है टू बिकम ए टीचर, इसका मतलब वो एक्टर नहीं बन रहा। अब अगर वो एक्टर नहीं बन रहा तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो फॉरगो कर रहा है, जो जो बेनिफिट्स उसको एक्टर बनने से मिल सकते थे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप एक चीज सेलेक्ट तो कर लेते हो, पर बाद में दूसरी चीज से बेनिफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहां पर मुझे ये तो पता है कि अगर मैं टीचर बन जाता हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि मैं शायद एक्टर बन सकता था। पर अक्सर ऐसा भी होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ना भी स्टार्ट हो जाती है। कैसे? भाई यहां पर आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया टीचर बनने का, और एज एन एक्टर जो है ना वो लोगों की वेजेस बढ़ना स्टार्ट हो गई। एज एन एक्टर जो है वो लोगों की वर्किंग कंडीशंस बढ़ना स्टार्ट हो गई। एज एन एक्टर जो है वो लोगों को नॉन वेज बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो गए, फेम मिलना स्टार्ट हो गया। तो तुमने डिसाइड तो कर लिया कि तुम्हें टीचर बनना है, अब एक्टर में ये सारे बेनिफिट्स जो है वो आना शुरू हो गए। अब वेजेस भी बढ़ रही हैं एक्टर की, वर्किंग कंडीशंस भी बढ़ रहे हैं एक्टर के, नॉन वेज बेनिफिट्स भी बढ़ रहे हैं एक्टर्स के। अब मसला क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज हो रही है, दिस विल बी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जरा सुनना, ये स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये मार्किंग सीम में लिखी भी होती है। दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अ टीचर इज इंक्रीजिंग। ये समझ आया क्या करा है? मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे टीचर बनना है, पर एज एन एक्टर बेनिफिट्स बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो एक्टर से जो मैं चीजें फॉरगो कर रहा था वो तो है, पर जब एक्टर के बेनिफिट्स बढ़ना स्टार्ट होंगे तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो द बेनिफिट्स जो मैं फॉरगो कर रहा हूँ वो अब बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अ टीचर इज इंक्रीजिंग। अक्सर ऐसा भी होता है कि यार फॉर एग्जाम्पल एक्टर की जॉब आपके घर से ज्यादा करीब थी, लेट्स से। अगर एक चीज आपके घर से ज्यादा करीब है, अगेन आप फॉरगो कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेवलिंग कॉस्ट, क्योंकि शायद अगर आप एक्टर बन जाते तो आपको इतनी ज्यादा ट्रेवलिंग कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती, एज ए टीचर आपको ज्यादा ट्रेवलिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि डिसीजन लेने के बाद भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही होती है, क्योंकि जो चीज आप फॉरगो कर रहे होते हो उससे बेनिफिट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आपकी सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है ये चीज? अगर सवाल आता है तो आपको डेफिनेशन एफओपी की बिल्कुल लिखनी है। क्लियर है? एक और चीज फिर जो हमने कनेक्ट करी थी, ये क्वेश्चन हम ईयरली में भी कर रहे होंगे, जब हमारे पास पेपर सेशंस हो रहे होंगे ना तो उसमें भी ये सवाल कवर होगा, मैं मेक श्योर करूंगा ये सवाल कवर करूंगा। सही है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपसे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ना नेचर पूछा जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नेचर क्या है? तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि ये तो वर्ड बेसिक है ना, ये बेसिक का मतलब होता है कि इट इज फेस्ड बाय एवरीवन। ये एक ऐसा मसला है जो कि जिंदगी में हर कोई फेस करेगा। दूसरी चीज का नेचर क्या है? इसका नेचर ये है कि अगर हमारी वांट्स इतने से बढ़ रही हैं तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो इतने से बढ़ रही है। अगर हमारी वांट्स ज्यादा से बढ़ रही हैं तो हमारी रिसोर्सेज कम से बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा हमेशा वांट्स विल एक्सीड रिसोर्सेज। हमेशा ऐसा होगा कि हमारी वांट्स जो है वो हमेशा रिसोर्सेज से ज्यादा होंगी, क्योंकि जिस स्पीड से हमारी वांट्स बढ़ रही हैं उसकी कम स्पीड से हमारी रिसोर्सेज बढ़ रही हैं। इसका मतलब हमेशा हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे होंगे। तो हमेशा एक चीज याद रखना, पेपर में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन नेवर बी सॉल्व। ये एक ऐसा मसला है जो कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वांट्स हमेशा रिसोर्सेज से ज्यादा होंगी। जिस स्पीड से आपकी जो है वो वांट्स बढ़ रही हैं उसकी कम स्पीड से आपकी रिसोर्सेज बढ़ रही है, तो दिस प्रॉब्लम विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो दो सवाल पेपर में आ चुके हैं इससे रिलेटेड। पहला सवाल ये है कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व क्यों नहीं हो सकता, वो भी हमने कॉपी में करा हुआ है। और फिर एक और सवाल आया था कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट। तो उसका भी आंसर सेम होगा, क्योंकि दोनों चीजों में एक ही बात बतानी है, मसला खत्म क्यों नहीं होगा और मसला क्यों हमेशा रहेगा, दोनों चीजों का आंसर सेम। तो दिस प्रॉब्लम इज ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट, मैं ये भी लिख देता हूं, ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट। आते बेटे जब वो क्वेश्चन आ रहा होगा ना फिर इसको हम और डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर है चीज? जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपकी आती है वो असूलन तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पढ़ा था क्लास में, पर मैं छोटे टॉपिक्स को भी टारगेट कर रहा हूँ ताकि हम सिलेबस की हर चीज कवर कर लें। तो एक छोटा सा टॉपिक जिसमें मेजॉरिटी बच्चों को मसला होता है, दैट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी जरा गौर से सुनना, मैं बड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इस टॉपिक पे। जब मैं मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि मोबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल हो सकता है, तो उसको मैं बोलूंगा कि यार मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल है।
या तो मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इमोबाइल हो सकता है। इमोबाइल होने का मतलब है कि द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट फ्लेक्सिबल। और डिटेल में जाते हैं इसकी। भाई कौन कौन सी आपकी जो है वो मोबिलिटी इस पेपर में आती हैं। सबसे पहली मोबिलिटी जो आपसे वो पेपर में टेस्ट करेगा वो करेगा ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। जब हम ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का क्या मतलब है। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब है कि क्या एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिजिकल मूवमेंट के लिए रेडी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। अगर मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्योग्राफिकली मोबाइल है, अगर मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिजिकल मूवमेंट के लिए रेडी है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार ये ज्योग्राफिकली मोबाइल है। पर अगर मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिजिकल मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो मैं बोलूंगा नहीं यार ये ज्योग्राफिकली जो है वो इमोबाइल है। अब इंडिविजुअली हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को टारगेट करेंगे, खाली जनरल में आपको मतलब समझा रहा हूँ। इसी तरीके से एक और मोबिलिटी जो पेपर में बहुत कॉमनली टेस्ट होती है जिसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। जब मैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात कर रहा होता हूं तो इसका मतलब ये होता है, ये बेसिकली आपको ये दिखा रहा होता है कि क्या एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मल्टीपल यूजेस हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन यूज टू अनदर। क्या एक चीज में जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहा है तो क्या वो दूसरे में भी कर सकता है, क्या इतनी एबिलिटी उसमें है। अगर उसमें एबिलिटी है तो मैं बोलूंगा यस द वर्कर या द लैंड या द कैपिटल इज ऑक्यूपेशनली मोबाइल। और अगर उसमें एबिलिटी नहीं है तो फिर मैं उसको बोलूंगा नहीं यार वो इमोबाइल है। एक बिजनेस हमेशा क्या चाहेगा, उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल हो या इमोबाइल हो। आपसे एक सवाल, एक बिजनेस क्या चाहेगा, उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल होने चाहिए या इमोबाइल होने चाहिए। एज अ बिजनेस, एज अ प्रोड्यूसर, यू विल ऑलवेज वांट योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू बी मोबाइल। आप हमेशा चाहोगे कि आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल हो, क्योंकि अगर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल होगा तो आपकी सप्लाई जो है वो इलास्टिक हो जाएगी। एज अ प्रोड्यूसर आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि आप आसानी से मार्केट की डिमांड को मीट कर लोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट करके। पर अगर मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इमोबाइल हुए तो उस सिनेरियो में मेरी जो सप्लाई होगी वो इनइलास्टिक होगी। एज अ प्रोड्यूसर मेरी एबिलिटी कम हो जाएगी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन डिमांड। तो एज अ प्रोड्यूसर आई विल नेवर वांट माय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी इमोबाइल। समझ आ रही है बात, क्लियर है यहाँ पर। अब इंडिविजुअली टारगेट करना स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जरा गौर से सुनना, अगर अभी भी थोड़ा बहुत दिमाग में डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड के ऊपर। भाई लैंड की सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफिकल मोबिलिटी को। बेटा देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो समझ बेहतर आएगा। अगर मैं सबसे पहले जो है वो बात करता हूं लैंड की ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की, तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो लैंड जो है ना वो ज्योग्राफिकली इमोबाइल होता है। इसका मतलब लैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। तो आप उसको क्या बोलोगे कि नॉर्मली अगर देखा जाए इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव। ये एक साइंस का बच्चा बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक साइंस के बच्चे को क्या पता है कि लैंड जमीन है, लैंड अर्थ की कोर है। अब जाहिर सी बात है तुम एक कोर को दूसरी जगह पे थोड़ी लेके जा सकते हो, अर्थ की जमीन मूवेबल थोड़ी है। पर अगर मैं लैंड को एज अ नेचुरल रिसोर्स देखता हूं, अगर मैं लैंड को एज अ नेचुरल रिसोर्स देखता हूं तो शायद ये पॉसिबल है। जैसे अगर मैं यहां पर आपको मिसाल दूं, वाइल्ड लाइफ की, एक जंगल दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अ वाइल्ड लाइफ कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो इस सिनेरियो में मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड जो है वो ज्योग्राफिकली मोबाइल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की, मुझे एक चीज बताओ, क्या लैंड कभी भी मल्टीपल यूज के लिए आता है कि नहीं आता। बिल्कुल। नॉर्मली जो आपका लैंड होता है वो मोबाइल होता है। क्यों मोबाइल होता है? नॉर्मली जो आपका लैंड है वो क्यों मोबाइल है? क्योंकि लैंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस। आप एक जगह को मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर मैं एक लैंड को काफी चीजों में जो है वो यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ काफी चीजों में। तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे आप पेपर में उसको मिसाल दो। आप मिसाल क्या दोगे? कैन बी यूज्ड लैंड कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग और हाउसिंग। हो गया आपका मोबाइल, मल्टीपल यूज नहीं हुए? मल्टीपल यूज हुए ना इसके। अब सवाल क्या आता है? एक बार 5 रुपए का सवाल था जो मैंने मॉक में भी दिया था, और वो सवाल ये था एक्सप्लेन वेदर लैंड इज मोबाइल। याद है वो सवाल?
एक्सप्लेन वेदर लैंड इज मोबिल। क्या सवाल में उसने ये कहीं भी बोला है कि इमोबिलिटी बताओ या मोबिलिटी बताओ या ज्योग्राफिकल बताओ या ऑक्यूपेशनल बताओ? नॉर्मली करना क्या चाहिए कि आपको दोनों मोबिलिटी को टारगेट करना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आप दोनों मोबिलिटीज को टारगेट करो। आप बताओ कि लैंड जो है वो ज्योग्राफिकली मोबिल होता है, लैंड जो है वो ज्योग्राफिकली मोबिल होता है अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है एज अ नेचुरल रिसोर्स। पर अगर मैं लैंड को एज अ अर्थ की कोर देख रहा हूँ तो वो फिर पॉसिबल टू मूव नहीं है, वो इमोबिल होगा। पर अगर मैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात करता हूँ तो लैंड कैन ऑलवेज बी ऑक्यूपेशनली मोबिल, बिकॉज लैंड कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेज। आप फार्मिंग भी कर लो, आप हाउसिंग भी कर लो। तो आप दोनों मोबिलिटीज को अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हो, और बेस्ट केस यही होता है कि दोनों को टारगेट करो, सिर्फ एक ना बताओ, रिस्की होता है थोड़ा। सही है, तो दोनों को टारगेट करोगे तो मार्क्स दे देगा। और ये ऐसे सवाल हैं जहां पर वो इतना पीनलाइज भी नहीं करता, वो दे देता है मार्क्स आसानी से। तो ये बेसिक चीजें आपकी पक्की होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ना बात कर लेता हूँ अब उसके बारे में। हमने लैंड के बारे में तो बात कर ली, अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेबर के बारे में। अब मुझे बताओ, लेबर सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर ही आते हैं। अगर मैं लेबर की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको अभी से ये चीज बता रहा हूं कि लेबर, डेफिनेशन गलत तो, लेबर कैन बी ज्योग्राफिकली मोबिल। labor can be geographically mobile if if he is willing to move। अगर एक बंदा willing to move है, अगर एक बंदा अपनी मर्जी से कहीं जाना चाह रहा है, अगर मैं उसको बोलूं कि भाई तू अपना दूसरे शहर जाके काम कर ले या दूसरे इलाके जाके काम कर ले, अगर वो हाँ बोल रहा है तो फिर वो ज्योग्राफिकली मोबिल है। पर कभी कभार जो है ना वो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कभी कभार कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं। और वो ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं? यार मैंने फॉर एग्जांपल एक वर्कर को बोला कि यार तू एक जगह से दूसरी जगह चले जा, तू है ना दूसरे शहर जाके काम कर ले, उसने मना कर दिया, तो वो इमोबिल है। अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह होगी ना, अगर वो मना कर रहा है दूसरी जगह जाने से और वो ज्योग्राफिकली इमोबिल है तो वो क्यों है? आप यहाँ पर कह सकते हो रिलक्टेंस टू मूव। वो दूसरी जगह पे नहीं जाना चाह रहा ड्यू टू पर्सनल, उसकी कोई पर्सनल वजह हो सकती है। सही है, पर्सनल और फैमिली रीजंस। भाई अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली टाइज की वजह से दूसरी जगह पे काम करना नहीं चाह रहे हो, नहीं नहीं जा रहे होते। या आप कह सकते हो कि यार अक्सर जो है ना वो हाउसिंग के इश्यूज होते हैं। जैसे लोग बलोचिस्तान जाके काम नहीं करते क्योंकि हाउसिंग के इश्यूज हैं। सही है, हाउसिंग के इश्यूज हैं। आप कह सकते हो या तो हाउसिंग अवेलेबल नहीं है या तो हाउसिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। या लेट से मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना वो एक डिफेंस की स्कूल से ऑफर आ गई और मैं डिफेंस पढ़ाने नहीं जा रहा। मैं डिफेंस पढ़ाने क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भाई हो सकता है मुझे ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा पड़ रहा है, मेरा पेट्रोल की जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट जा रही है, तो मुझे अगर ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा तो शायद मैं मना कर दूं जाने से। इसका मतलब मैं ज्योग्राफिकली इमोबिल हूँ। तो मोबिल भी हो सकते हैं, इमोबिल भी हो सकते हैं। और अगर मैं ऑक्यूपेशनल की बात करूं, ये उससे भी ज्यादा आसान है। नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो वर्कर ऑक्यूपेशनली मोबिल होते हैं। पर वर्कर की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? इफ द लेबर इफ द लेबर इज विलिंग टू इफ द लेबर इज विलिंग टू लर्न न्यू स्किल्स। अगर एक लेबर नई स्किल्स सीखना चाह रहा है, अगर एक वर्कर अपने स्किल सेट को बढ़ाना चाह रहा है थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर वो ऑक्यूपेशनली मोबिल होगा। क्यों? क्योंकि वो अपडेटेड होगा चीजों से। अगर वो चीजों से अपडेटेड होगा तो ही वो मल्टीपल काम कर सकता है, अगर चीजों से अपडेटेड नहीं है तो मल्टीपल काम नहीं कर सकता। समझ रहे हो इस बात को? एक पास्ट पेपर का केस मुझे याद आ गया, यहाँ बैठे बैठे उसको डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट पेपर का केस है, जरा गौर से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, 4 मार्क का सवाल किया था, जरा सुनना। सवाल ये था कि यार एक इंडिविजुअल है उसकी इनकम बढ़ रही है, सुनना जरा। सवाल ये था, एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम बढ़ रही है, एक वर्कर है जिसकी इनकम बढ़ रही है। सवाल ये था बताओ इसकी मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। क्या सवाल में मोबिलिटी बढ़ने या गिरने की बात करी? नहीं करी, सिर्फ इतना बोला कि एक बंदे की इनकम बढ़ रही है, बता दो मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल मोबिलिटी पे। मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार जब एक बंदे की इनकम बढ़ेगी ना तो उसकी जो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी? एक वर्कर की ज्योग्राफिकल मोबिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब पैसा आता है ना तो अपन हाउसिंग अफोर्ड कर पाते हैं। जब पैसा आता है तो अपन हाउसिंग अफोर्ड कर पाते हैं। जब पैसा आता है तो अपन बाइक या गाड़ी खरीद लेते हैं, तो हमारी ट्रांसपोर्ट भी बेहतर हो जाती है, तो फिर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सही है। या आप ये भी कह सकते हो कि जब पैसा आता है तो एक बंदे की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। भाई पैसा आने से ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब पैसा आता है तो इसी पैसे को खर्च करूंगा किसी कोर्स के ऊपर, इसी पैसे को खर्च करूंगा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन लेने में, जिससे आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि दोनों मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, दोनों कम हो जाती हैं। क्योंकि जब एक बंदे के पैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो फिर वो जिंदगी में स्टेगनेंट हो जाता है। वो जिंदगी में क्या हो जाता है?
स्टेगनेंट हो जाता है। एक बंदा एक ही इदारे में फिर चिपका रहता है, और एक ही इदारे में चिपका रहता है, तो वो स्विच नहीं करता, डज नॉट स्विच जॉब्स। अगर एक बंदा डज नॉट स्विच जॉब्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक बंदा लंबे टाइम तक अपनी जॉब स्विच नहीं करता ना, तो उसकी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी भी गिनना स्टार्ट हो जाती है, और उसकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी तो वैसे ही गिनना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो एक ही काम में अटक जाता है, जिंदगी भर वही करता रहेगा। क्लियर है ये चीज? तभी कहते हैं कि हमेशा अपनी जॉब स्विच करते रहनी चाहिए, एक इदारे में इतना ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विद टाइम आपकी मोबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको अंदाजा भी नहीं होगा इस चीज का, आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा वो। क्लियर है ये चीज? कोई टेंशन नहीं आता। फिर आपका एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो कि अगेन बहुत रेयर है, फोकस रखना, थोड़ा तेज जा रहा हूँ मैं, साथ साथ चीजें कवर करते जा रहे हैं। अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ, तो कैपिटल मशीन वगैरह है ना, ऐसा ही है, कैपिटल मशीन वगैरह। भाई कैपिटल जो है वो नॉर्मली ज्योग्राफिकली मोबाइल है। कैपिटल जो है वो नॉर्मली ज्योग्राफिकली मोबाइल होता है। क्यों? क्योंकि आप एक मशीन को या किसी इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो दूसरी जगह पे, इट कैन बी मूव्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, पर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मशीन बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी होती है, या आपके पास इक्विपमेंट नहीं होते उसको ट्रांसफर करने के लिए, तो जो लार्जर कैपिटल होता है ना, वो मोर डिफिकल्ट होता है टू मूव। जो लार्जर कैपिटल होता है, जो भारी कैपिटल होता है, वो मोर डिफिकल्ट होता है, या आप कह सकते हो इम्पॉसिबल टू मूव। सही है? या आप कह सकते हो इम्पॉसिबल टू मूव। तो उस सिनेरियो में कैपिटल विल बी ज्योग्राफिकली इमोबिल। उस सिनेरियो में कैपिटल विल बी ज्योग्राफिकली इमोबिल। और जहां तक बात है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की, क्या एक मशीन मल्टीपल यूज में आ सकती है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो नॉर्मली अगर देखें ना, तो ऑक्यूपेशनली मोबाइल ही होता है। क्यों ऑक्यूपेशनली मोबाइल होता है? क्योंकि मशीन मल्टीपल यूज में आ सकती है, पर अगर वो मशीन आउटडेट हो गई, पर अगर वो मशीन आउटडेटेड है, अगर वो मशीन रिप्लेस हो गई है, रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वर्जन्स, तो फिर उस सिनेरियो में आपका जो है वो ऑटोमेटिकली वो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर एक नई मशीन पे जाना पड़ेगा, फिर वो मल्टीपल यूज में नहीं होगा। और सबसे एंड में आपके पास एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आ जाता है, वो आपका कौन सा होता है? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज भी एक इंडिविजुअल है, ह्यूमन की बात हो रही है, एंटरप्राइज भी एक इंडिविजुअल है, ह्यूमन की बात हो रही है। नॉर्मली देखा जाए तो एक एंटरप्राइज, एक इंडिविजुअल, एक ओनर जोग्राफिकली मोबाइल होता है, वो मूव कर सकता है, वही बात है, उसकी विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है, पर वो मूव कर सकता है, तो वो ज्योग्राफिकली मोबाइल ही होते हैं। और जहां तक बात है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की, तो जिस तरह मैंने वर्कर के ऊपर बात करी ना, यहाँ पर भी वही बात होगी। ये वैसे तो ऑक्यूपेशनली मोबाइल होते हैं, बट ये वही बात है, ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है? बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन योर विलिंगनेस टू लर्न न्यू स्किल्स। सही है? विलिंगनेस टू लर्न न्यू स्किल्स। सही है? तो ये जितने भी छोटे 4 4 6 6 मार्क के सवाल हैं, वो सारे जो है वो हमने कवर कर लिए। हमेशा याद रखना, ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, ह्यूमन, ये सवाल है, हैरानी की बात है, बच्चे ये भी गलत करते हैं। तो जो ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो कौन कौन से हैं? वो लेबर और एंटरप्राइज है। सही है? ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? लेबर एंड एंटरप्राइज। कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कैश नहीं होता कैपिटल, कैपिटल मनी नहीं होता। देखो अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, कैपिटल ह्यूमन मेड रिसोर्स है, मशीन है। क्लियर है ये चीज? इक्विपमेंट है, टूल्स है। कैपिटल वो है जो कंज्यूमर गुड्स बनाता है। क्लियर है ये चीज? कोई टेंशन नहीं आता? एक और छोटी चीज अब मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो कि पेपर में आ जाती है, और वो कौन सी है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने नोट से ही चीजें कट आउट कर दी हैं। अच्छा, ये भी मैं चाहूंगा आप नोट से रीड करो टॉपिक। वैसे तो जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ रिवीजन में, अगर आप नोट से रीड नहीं कर रहे, तो फिर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि आप एक बार में माइक्रो फारिग कर दो, उसके बाद अपने को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, पेपर से 2 दिन पहले करेंगे बस, पास्ट पेपर करेंगे तो। सही है? तो जब मैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूं, या मैं क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करता हूं, तो आपका सबसे पहले आ जाता है लैंड। जब मैं लैंड की बात करता हूं, तो लैंड की क्वांटिटी या क्वालिटी की क्या अफेक्ट करती है? इस सवाल में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स जिसके थ्रू मैं लैंड की क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं, एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स जिसके थ्रू मैं लैंड की क्वालिटी बढ़ा सकता हूं। तो लैंड की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? भाई लैंड की क्वांटिटी बढ़ सकती है जब आप रेंट को बढ़ा दो। भाई मेरे पास एक जमीन पड़ी हुई है जो कि फारिग है, रेंट बढ़ेगा, मैं मोटिवेट हूंगा, मैं इस लैंड को प्रोडक्टिव यूज में दे दूंगा किसी को, तो लैंड की क्वांटिटी बढ़ गई।
डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तेल मिल गया, ऑयल के रिजर्व्स मिल गए, कोल के वो मिल गए, माइंस हमने ढूंढ लिए, तो इससे क्या होता है, इससे भी लैंड की क्वांटिटी। एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट मुझे यहाँ पर आ गया, एक्सीलेंट यार, लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब क्या है, जब आप समंदर से जगह ले लो, जब आप समंदर से जगह ले लो, जब आप पानी हटा के लैंड रिक्लेम कर लो, जो पानी ने आपकी जगह घेर ली है उस जगह को आप रिक्लेम कर लो। तो लैंड रिक्लेमेशन भी एक पॉइंट है जो कि बहुत बेहतरीन पॉइंट है, मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ होता है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी में फार्म लैंड की बात हो रही है, जैसे आप जो है वो अच्छे फर्टिलाइजर यूज करो, बेटर लैंड मैनेजमेंट करो, अच्छे क्रॉप्स यूज करो, इससे आपकी हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, इससे आपसे यील्ड इंप्रूव होगी। फिर इसी तरीके से आप ऐसे एरिया, आप जो है वो क्लाइमेट के ऊपर काम करो, सही है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई सनलाइट और रेन वगैरह इस चीज को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो आजकल के टाइम पे तो इसको भी अफेक्ट करना पॉसिबल हो गया विद टेक्नोलॉजी, सही है। तो आर्टिफिशियली आप हर चीज कर सकते हो अपनी अपनी चीज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, खास करके लैंड की। तो ये दो दो फैक्टर्स आपको बस याद करने और कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से जब मैं कैपिटल की बात करता हूं, तो कैपिटल की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, भाई कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ सकती है अगर एक प्रोड्यूसर ज्यादा कैपिटल गुड बनाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करें टू मेक मोर कैपिटल गुड्स, तो इससे कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है आप जो है वो और कैपिटल एनकरेज करो, आप इंपोर्ट करो, कैपिटल इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं, आप इंपोर्ट करो कैपिटल को, आप इससे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगा। क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू आप कैपिटल की क्वालिटी को जो है वो बढ़ा सकते हो, सही है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कैपिटल की, क्लियर है ये चीज। फिर इसी तरीके से आपकी एक और मिसाल यहाँ पर एंटरप्राइज की है। भाई एंटरप्राइज की क्वांटिटी कैसे बढ़ती है, एंटरप्राइज की क्वांटिटी बढ़ सकती है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल उनको जो है वो ट्रेनिंग दो, आप वर्कशॉप्स करो, आप मोटिवेट करो लोगों को कि भाई आप अपना बिजनेस खोलो, सही है। आप सब्सिडीज प्रोवाइड करो कि लोग अपना बिजनेस खोलें, इससे आपकी क्वांटिटी ऑफ एंटरप्राइज जो है वो बढ़ जाएगी, सही है। इसके अलावा जो है वो अगर इकोनॉमी में कंपनी के बिजनेसेस के प्रॉफिट्स बढ़ना स्टार्ट हो गए, चीजें महंगी होना स्टार्ट हो गई, तो और एंटरप्राइज एनकरेज होगा और बिजनेसेस खुलेंगे। क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है, ट्रेनिंग कोर्सेज के थ्रू। क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है, बेटर एडवाइस, बेटर नॉलेज, वही बात है, आपने न्यू एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो ट्रेन करना है, इसके थ्रू उनकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी। बड़ी सिंपल और बेसिक चीजें हैं जो कि आपको नोट से याद करनी है, तो इसमें मैं इतना वक्त नहीं लगा रहा। इसी तरीके से लेबर, लेबर सबसे आसान है। भाई लेबर की क्वांटिटी कैसे बढ़ सकती है, आप ज्यादा वेजेस बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली लेबर फोर्स में लोग एंटर होना शुरू हो जाएंगे। आप फीमेल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करो, आप जो है वो फीमेल पार्टिसिपेशन एनकरेज करो। आप स्कूल लिविंग एज को चेंज करके कर सकते हो, आप स्कूल लिविंग एज कम कर दो, बच्चा जल्दी स्कूल से बाहर आएगा, लेबर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आप रिटायरमेंट एज को बढ़ा दो, आप रिटायरमेंट एज को बढ़ाओगे, लेबर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सही है। वुमेन एनकरेज करो, सही है, पॉपुलेशन बढ़ गई, बर्थ रेट बढ़ गया। क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है वर्कर की, क्वालिटी बढ़ सकती है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, भाई वर्कर को मोटिवेट करो, मोटिवेशन के थ्रू हो सकता है ये। मोटिवेशन कैसे दे सकते हो, भाई उनकी पैसे बढ़ाओ ताकि और अच्छा काम करें, उनको अदर बेनिफिट्स दो, फ्रिंज बेनिफिट्स दो, नॉन वेज बेनिफिट्स दो, उससे वो और काम करेंगे। आप जो है वो वर्कर को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दो, सही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दो, क्लियर है ये चीज। और उस टेक्नोलॉजी पे उसको अडॉप्ट करो, तो एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको सिखाओ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कैसे करनी है। इमिग्रेशन वाला पॉइंट लिख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर आपका इमिग्रेशन इमिग्रेशन भी आ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर में आपको पता होना चाहिए, क्लियर है ये चीज। ये वाला टॉपिक बेसिक इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है बेस नोट्स में, सही है। ये सारी चीजें बेसिक इकोनॉमिक्स की, मैं बिल्कुल ही सिलेबस वाइज जा रहा हूँ, क्लियर है ये चीज। और सबसे लास्ट चीज जो हमारी यहाँ पर आ सकती है, जो आज का हमारा टारगेट है बेसिक इकोनॉमिक्स के ऊपर का, जो लास्ट दो चीजें जो हमें कवर करनी है अभी, वो आपकी हैं फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड। तो जब हम फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड की बात करते हैं, अब ये जरा गौर से सुनना आप, क्योंकि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से भी आपकी लेबर की क्वांटिटी कम ज्यादा होती है ना। अगर वर्कर एमिग्रेट कर जाएंगे, वर्कर मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तो लेबर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। एग्जिट इमिग्रेशन का मतलब कंट्री में लोग आ रहे हैं, तो इनवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत चीजों से अफेक्ट हो रही होती है। वेरी चीज अक्सर ऐसा भी होता है कि इमिग्रेशन ऑफ वर्कर से क्वालिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप स्किल्ड वर्कर लेके आ रहे हो, उससे क्वालिटी बढ़ जाएगी, राइट। बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फ्री गुड की बात करता हूँ, तो फ्री गुड क्या है, याद है किसी को, ये 4 4 6 6 मार्क के सवाल इस पे भी आते हैं और 2 मार्क के भी आते हैं। फ्री गुड क्या होता है, जरा गौर से सुनना, ये एक बार ही समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। जब मैं फ्री गुड की बात करता हूँ, तो सबसे पहले ये वर्ड देख के समझ आ जाता है कि ये फ्री है, सही है। फ्री का मतलब क्या है, फ्री का मतलब ये है कि इनकी डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है एट जीरो प्राइस, इनकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है एट जीरो प्राइस, क्लियर है। कोई मैकेनिज्म ही नहीं है प्राइस का। फिर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर एग्जाम्पल किया है एयर की,
सनलाइट की और सी वाटर की, ये सारी इसकी एग्जाम्पल। इनकी सबसे जो मेन पॉइंट, सॉरी, अच्छा, इनका जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है कि ये वो गुड्स हैं जो अबंडेंट सप्लाई में होते हैं। कौन सी सप्लाई में होते हैं? अबंडेंट सप्लाई। अबंडेंट सप्लाई का मतलब क्या है कि जो नियर फ्यूचर में खत्म नहीं होंगी। ये वो चीजें जो नियर फ्यूचर में खत्म नहीं होंगी। यहाँ पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इन गुड्स को इस्तेमाल करने की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। 4 मार्क का सवाल आ चुका है कि कंपेयर दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फ्री गुड एंड इकोनॉमिक गुड, याद है ये चीज? तो नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब क्या है कि फ्री गुड को यूज करने के लिए यू डू नॉट नीड रिसोर्सेज, इट डज नॉट नीड रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर एंजॉयमेंट। इसकी मिसाल, अगर मैं एयर और सनलाइट और सी वाटर का यूज करता हूं तो क्या मुझे कोई रिसोर्स की जरूरत है? नहीं है। मुझे कोई भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की जरूरत नहीं है टू एंजॉय अ फ्री गुड। इसका मतलब जब किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है तो क्या कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी कि अगर मैं रिसोर्स यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो कहीं और भी यूज कर सकता था? ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगी यहाँ पर। तो ये वाहिद ऐसे गुड हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, बिकॉज यू डू नॉट नीड रिसोर्सेज टू एंजॉय दीज गुड्स। इसको पब्लिक गुड से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। पब्लिक गुड दूसरी चीज होती है, ये अभी से बता रहा हूँ, लिख लो अपने पास, ये अलग अलग चीजें, दो बहुत अलग अलग चीजें। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इकोनॉमिक गुड की बात करता हूँ, फिर मैं आपको दोनों को ना कंपेयर करके भी दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। जब मैं इकोनॉमिक गुड की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक गुड को प्राइवेट गुड भी बोला जाता है। देखो, तभी मैंने बताया आपको ये, इकोनॉमिक गुड को प्राइवेट गुड बोला जाता है पर फ्री गुड पब्लिक गुड नहीं होता। ले रहे ये चीज, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। देखो मैं कैटेगरीज लिख देता हूँ। पब्लिक गुड एक अलग चीज है, प्राइवेट या इकोनॉमिक गुड एक अलग चीज है, और फ्री गुड एक अलग चीज है। ले रहे चीज। अब जब मैं इकोनॉमिक गुड की बात करता हूं तो इकोनॉमिक गुड्स की सबसे पहली चीज, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये फ्री नहीं होते। पहली चीज, ये फ्री नहीं होते, इनकी मार्केट होती है। मार्केट में ये प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं, फ्री गुड मार्केट में नहीं बिकता। सही है? डिमांड एंड सप्लाई होता है यहाँ पे, और जीरो प्राइस पे नहीं होता, बकायदा प्राइस होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन गुड्स को बनाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और जिधर तुमने रिसोर्स का इस्तेमाल कर लिया फिर वहां पर स्टेटमेंट आ जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली। क्यों? अगर मैं रिसोर्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कहीं और भी कर सकता था। यहाँ पर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही थी फ्री गुड में ऊपर। ले रहे ये चीज। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई क्योंकि ये लोग रिसोर्सेज से बन रहे हैं, और अभी हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ये जो चीजें हैं ये भी लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ये जो चीजें हैं वो भी लिमिटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक गुड जो हैं वो लिमिटेड सप्लाई में होते हैं, पर फ्री गुड जो हैं वो अबंडेंट सप्लाई में होते हैं। और एक और चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक गुड्स जो हैं आर कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल, consumed by an individual for their enjoyment या ओन बेनिफिट। अब एक मिसाल सुनना, दोनों समझ आ जाएंगे। भाई अगर फॉर एग्जांपल समंदर का पानी मैं निकालता हूं थोड़ा सा, और उस समंदर के पानी को निकालता हूं, तो वो अभी फ्री गुड है। जो जो पानी अभी समंदर में ना वो फ्री गुड है। पर उस समंदर के पानी को मैंने निकाला, मैंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उस समंदर के पानी को प्रोसेस करा। अब रिसोर्स का इस्तेमाल हो गया या सोनू? रिसोर्स का इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब ये रिसोर्स अगर यहाँ लगा रहा हूँ कहीं और भी लग सकती थी। स्टेटमेंट आ गई वो वाली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली चीज आ गई। प्रोसेस करके पीने लायक पानी बना दिया। जो पीने लायक पानी है वो इकोनॉमिक गुड है। पीने लायक पानी इकोनॉमिक गुड क्यों है? जो हम पानी पीते हैं, मिनरल वाटर या कुछ भी, वो इकोनॉमिक गुड क्यों है? क्योंकि उसको प्रोसेस करने के लिए रिसोर्स का इस्तेमाल हुआ है। जो रिसोर्स यहाँ लग रही थी वो कहीं और भी लग सकती थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, पानी, पीने वाला पानी लिमिटेड सप्लाई में। समंदर का पानी अबंडेंट है, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, पर पीने वाला पानी लिमिटेड सप्लाई में। और ये इकोनॉमिक गुड्स में सिर्फ पानी नहीं आता, हमारा फोन भी इकोनॉमिक गुड है। ये वो चीजें जो अपनी इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ले रहे ये चीज, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट कर रहा होता है। तो अगर पेपर में सवाल आता है फ्री गुड या इकोनॉमिक गुड की डेफिनेशन की, वो तो आप नोट से स्ट्रेट फॉरवर्ड छाप देना। पर अगर सवाल आता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस बता दो फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड में, तो आप क्या बोलोगे कि फ्री गुड में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती क्योंकि वहां पर रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं होता। इकोनॉमिक गुड में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स का इस्तेमाल होता है। क्लियर है ये चीज? और सबसे लास्ट चीज जो हमारा आज का टारगेट है, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली चीज जो बिजनेस स्टडीज में भी आप पढ़ रहे होते हैं दिन रात, दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कौन कौन से सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के? सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, कोई बता सकता है?
प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में आपकी आ जाती है एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या आ जाती है? एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये आपकी आती है प्राइमरी सेक्टर में। इसकी मिसाल पेपर में क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप मिसाल लिख सकते हो फिशिंग, यहाँ पर आप मिसाल लिख सकते हो माइनिंग, यहाँ पर आप मिसाल क्या लिख सकते हो? फार्मिंग। इसका भी सवाल आता है पेपर। फिर जब हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, तो वो दूसरा सेक्टर कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, कोई बता सकता है? सेकेंडरी सेक्टर में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल्स आपने रिसोर्स प्रोसेस करें, जो सॉरी जो रॉ मटेरियल्स आपने एक्सट्रैक्ट करें और कलेक्ट करें, उन रॉ मटेरियल्स को मैं प्रोसेस करूंगा। सही है? उन रॉ मटेरियल्स को मैं प्रोसेस करूंगा और उनको प्रोसेस करके जो है वो कन्वर्ट करूंगा, उनको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी सेक्टर को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सही है। मिसाल क्या है इसकी? कार मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल दे सकते हो, मार्किंग सीम वाली एग्जांपल बता रहा हूँ सारी, कोई भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा। और एक और जो एग्जांपल वो मार्किंग सीम में इस्तेमाल करता है वो कंस्ट्रक्शन की है। सही है, प्योरली पेपर बेस्ड बता रहा हूँ। सही है, बिल्कुल सही कह रहा है आतिफ बेटा। सबसे लास्ट वाला जो आपका आता है वो कौन सा है? टर्शरी सेक्टर। सही है। जब अपन टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो टर्शरी सेक्टर को सिंपल मैं क्या बोलूंगा? सर्विस इंडस्ट्री है ये, और इससे ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री है, गुड्स जो हैं बिल्कुल कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है। रिटेल की यहाँ पर बात हो रही है, रिटेलिंग की बात हो रही है। जैसे मैं जो अभी कर रहा हूँ वो क्या है? वो भी तो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो टीचिंग भी सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है। सही है। हेयर ड्रेसर्स क्या होते हैं? ये भी सर्विस है। क्लियर है ये चीज? कोई मसला है यहाँ तक?